रिडॉक्स रिएक्शंस। और मैंने आपसे कल कहा था कि जो भी रिडॉक्स रिएक्शंस हुआ करती हैं उनको बैलेंस करने के लिए बेटा दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड शुड बी इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी बैलेंस्ड। एंड नंबर टू, एटम्स शुड बी बैलेंस्ड एज वेल। और पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है एटम्स बैलेंस हो जाते हैं। नंबर टू इज दैट, मैंने आपसे ये भी कहा कि बैलेंसिंग के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हम यूज करेंगे। वन विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अदर विल बी कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन, या उसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। लेकिन फिलहाल हम आज की क्लास में बेटा पहला मेथड कंप्लीट करेंगे, इससे हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने कल एक रिएक्शन आपके साथ डिस्कस की हुई थी, हाफ वे हम पहुंच चुके हैं, कुछ रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपसे ये कहा था, जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की सोचें, फर्स्ट राइट द स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन वाज द गिवन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर दूसरे स्टेप में मैंने कहा था बेटा कि स्केलेटन इक्वेशन में जितने भी सारे एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सबको अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, और ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम को असाइन करने के बाद आपको पता चलेगा किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किस किस स्पीशीज में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और उस वजह से आप पहचान सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। जिस स्पीशीज में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए दैट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस स्पीशीज में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए दैट वाज रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद बेटा चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता था, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता था बेटा, तो आपने फिर यह भी देखा था कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। सो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड को आपने बैलेंस करने के लिए किसी को ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर दिया था। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के बाद हम आगे चलेंगे बेटा। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो वी आर डन विद 2-3 स्टेप्स, स्केलेटन इक्वेशन स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने का स्टेप, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का स्टेप। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए जो हमने कल इक्वेशन ली थी, दैट इक्वेशन वाज लाइक दिस। आई विल बी जस्ट यूजिंग द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट मार्कर। सो आपके पास स्केलेटन इक्वेशन थी बेटा Cr2O72 माइनस, plus we have sulfite SO32 minus, plus we have H positive. It was resulting in the formation of chromium 3 positive, plus we have SO42 minus, plus we have got H2O. ये आपके पास बेटा कल की स्केलेटन इक्वेशन थी। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह असाइन करने के बाद और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद आपने ये देखा था कि इसका एक मॉलिक्यूल जो SO32 नेगेटिव का जो एक आयन है, ये असल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जबकि इसका एक मॉलिक्यूल जो है बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज 6 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब अगर आपको बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बराबर बराबर करने थे, मैंने कहा था क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए आपको इसके 3 पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज एक पार्टिकल सिर्फ 2 दे रहा है। सो 6 लेने के लिए हमें 3 पार्टिकल्स लेने हैं। तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट स्टेप आया था ऐसे, Cr2O72 माइनस, प्लस वी हैव 3 टाइम्स SO32 माइनस, plus we have got H positive. It resulted in the formation of chromium 3 positive, plus we have SO42 negative, plus we have got H2O. यहां तक बेटा हमने कल देखा था, यहां तक हमने कल सीखा था कि बैलेंसिंग में इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन नंबर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। सो यहां तक नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गेन्ड और इसके 3 पार्टिकल्स ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड इज इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड को बेटा बराबर करने के बाद अब जाके एटम्स को बैलेंस करने की बारी आती है। और जब भी आप एटम्स को बैलेंस करने के लिए जाएं, आपको बेटा एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले उन एटम्स को बैलेंस करो, राइट? पहले उन एटम्स को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है ना बेटा? तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहले देखते हैं कि कौन से एटम्स ऐसे हैं जिनका चेंज हो रहा था। क्रोमियम का रिएक्टेंट साइड से था +6, प्रोडक्ट साइड से था +3। सो पहले हम बेटा इन एटम्स को बैलेंस करेंगे। क्योंकि मेरे पास रिएक्टेंट साइड से 2 क्रोमियम है लेकिन प्रोडक्ट साइड से एक ही है, तो इसको बराबर करने के लिए बेटा मैंने इसको ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो अब जाके मेरे पास क्रोमियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से बराबर हो गए।
इसी तरह से जो आपके पास बेटा सल्फाइट आयन था, इसमें सल्फर का चेंज हो चुका था, मेरे पास रिएक्टेंट साइड से 3 सल्फर है, प्रोडक्ट साइड से 1 ही है, तो इन सल्फर को बराबर करने के लिए मैंने उसको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आप जो मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ सेंड किया हुआ है, आप उस पीडीएफ में एक एक स्टेप फॉलो करेंगे बेटा, और आप देखेंगे, क्योंकि आप जाके बोर्ड पे उन सारे स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि रूल हमारे पास क्या है, आप अपने पीडीएफ से बाद में उसको फॉलो करोगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के बाद एटम्स की बैलेंसिंग की बारी आई, और एटम्स की बैलेंसिंग में पहले उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, वो भी हमने कर दिया है। उसके बाद याद रखना बेटा, उसके बाद आप उन एटम्स को बैलेंस करोगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, बट दोज एटम्स शुड बी विदाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई दूसरा एलिमेंट वहां पे मौजूद है जिसके एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब जाके आप उन एटम्स को बैलेंस करेंगे। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात है, इसमें हमारे पास ऐसा केस नहीं है। वो देखो कैसे, इसमें आपके पास क्रोमियम और सल्फर का चेंज हो रहा था, वो आपने बैलेंस किया, बाकी यहां पे क्या क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन बचा, राइट बेटा। तो अब जाके हमारे पास वो एटम्स तो है नहीं, राइट, अब जाके हमारे पास वो एटम्स तो है नहीं जिनको आप बैलेंस करते, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, बट विदाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेप जो है इस एग्जांपल में स्किप हो जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? अदरवाइज आपको उन एटम्स को बैलेंस करने के बाद जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है बेटा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, other than oxygen and hydrogen. Is that clear? So that was about my next step. लेकिन ये वाला स्टेप इस एग्जाम्पल में फॉलो नहीं होगा because we don't have those atoms. उसके बाद जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी आती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक सिंपल तरीका याद रखो बेटा, जिस साइड से जितने ऑक्सीजन एटम्स कम होंगे उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं। रिमेंबर, जिस साइड से जितने ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड से उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं। लेट्स काउंट दी ऑक्सीजन्स। रिएक्टेंट साइड से मेरे पास है 7 यहां पे, 3 2 3 3 आर 9, सो 9 यहां पे और 7 यहां पे, 9 और 7 कितने हो गए? 16। तो मेरे पास 16 ऑक्सीजन्स हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड। लेट मी सी ऑन द प्रोडक्ट साइड, ये हमारे पास हो गए बेटा 3 4 आर 12, राइट, 3 4 आर 12, 12 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया? 13, राइट। तो मेरे पास बेटा 13 ऑक्सीजन जो है दे आर ऑन द प्रोडक्ट साइड। So that means मेरा प्रोडक्ट साइड जो है it is deficient in 3 ऑक्सीजन एटम्स। और अगर प्रोडक्ट साइड से 3 ऑक्सीजन कम है, मैंने रूल क्या कहा, जिस साइड से जितने ऑक्सीजन एटम्स कम होंगे उस साइड से उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने। तो मेरे पास प्रोडक्ट साइड से 3 ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए बेटा मैं प्रोडक्ट साइड से क्या करूंगा, आई विल बी जस्ट adding 3 water molecules, right? So it is plus 3 times H2O on the product side. Is that clear? अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? It is like this, Cr2O7 2 minus, plus we have 3 times SO3 2 minus, plus we have got H positive. It results in the formation of twice chromium 3 positive, plus we have 3 times SO4 2 negative, plus 3 times water plus 1 times water. कितना हो गया बेटा? This is 4 times water on the product side. अब ऑक्सीजन फिर से चेक करिएगा, यहां से 7 ऑक्सीजन थे और यहां से 3 और 3 9, 9 और 7 हो गए 16 ऑन द रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड से देखिए बेटा 3 4 और 12 यहां पे और 4 हमारे पास यहां पे है, सो दैट मेक्स इट 16 ऑक्सीजन अगेन। सो ऑक्सीजन हैव बीन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका जो है बेटा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपनी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कैरी आउट कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में कैरी आउट करने का मतलब यह है इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, राइट। तो जब भी आप किसी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कैरी आउट करेंगे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रूल यह है, जिस साइड से जितने हाइड्रोजन कम होंगे उस साइड से उतने H पॉजिटिव्स ऐड करने हैं। क्योंकि यहां पे आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि H पॉजिटिव इन्वॉल्व है, that simply means reaction is being carried out in presence of acid, because H positive acid से ही आता है बेटा, reaction is being carried out in the acidic medium.
सो इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए जब आप हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की बात करेंगे बेटा, जिस साइड से जितने हाइड्रोजन कम होंगे उस साइड से उतने ही H पॉजिटिव्स आपने ऐड करने हैं। अब जरा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। रिएक्टेंट साइड से मेरे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है बेटा, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड से देखा जाए वी हैव गॉट 4 2 और 8 हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो यहां पर मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे पास एक है। सो चूंकि जिस साइड से जितने हाइड्रोजन कम होंगे उस साइड से उतने ही H पॉजिटिव्स को ऐड करना है, राइट। क्योंकि यहां से 7 हाइड्रोजन कम है, सो आई विल बी एडिंग +7 H पॉजिटिव ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है ना बेटा। सो अब जाके मेरे पास यहां से भी 8 हाइड्रोजन हो गए, मेरे पास वहां से भी 8 हाइड्रोजन हो गए। फाइन बेटा। तो ये जो मैंने एडिशनल लिखा था, मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं। अब जाके मेरे हाइड्रोजन्स भी बैलेंस हुए, तो फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? दिस इज Cr2O7 माइनस, प्लस वी हैव 3 times SO3 plus we have 7H positive plus 1H positive, that makes it 8H positive beta. It results in the formation of twice chromium 3 positive plus we have 3 times SO4 2 negative plus we have 4 times H2O। ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। और एक लास्ट बात यार, अगर आप देखेंगे ना बेटा, अब इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो वो बैलेंस हो चुके हैं। अब देखिए ना, 2 क्रोमियम यहां से, 2 क्रोमियम वहां से, खत्म। ऑक्सीजन हमारे पास 16 आ रहे थे, ऑक्सीजन वहां से भी हमारे पास 16 आ चुके थे। 3 सल्फर यहां से, 3 सल्फर वहां से भी, 8 हाइड्रोजन ये, 8 हाइड्रोजन ये, मामला खत्म। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, जब भी आप एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद कंप्लीट करें, तो अब जाके अगर आपने क्रॉस चेक करना है कि क्या मेरी इक्वेशन सही तरीके से बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है बेटा, तो उसमें एक सिंपल ट्रिक याद रखना है कि जो भी नेट चार्ज रिएक्टेंट साइड से होगा वही नेट चार्ज जब तक न प्रोडक्ट साइड से हो, आपकी इक्वेशन कभी भी बैलेंस नहीं हो सकती है। लेट्स काउंट द चार्जेस हियर। अगर रिएक्टेंट साइड से देखा जाए, एक डाइक्रोमेट पे 2 नेगेटिव है और 3 सल्फाइड पे 6 नेगेटिव है, तो ये 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव हमारे पास कितने हो गए बेटा? 8 नेगेटिव। और यहां से 8 H पॉजिटिव्स पे 8 पॉजिटिव चार्ज है, ये 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और रिएक्टेंट साइड से नेट चार्ज हमारे पास कितना बचा? दैट इज 0। जरा प्रोडक्ट साइड से देखिए बेटा, ये मेरे पास 2 क्रोमियम पे है +3 चार्ज, दैट मींस +6, और 3 सल्फेट पे है -6, सो +6 -6 भी नेट चार्ज वहां पे रहा 0। सो वाटर तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज है नहीं बेटा। सो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड से भी नेट चार्ज है 0 और प्रोडक्ट साइड से भी हमारे पास नेट चार्ज है 0। जब तक ना ऐसा होगा बेटा दैट नेट चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी रिडॉक्स इक्वेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो, राइट। सो दैट वाज अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको बेटा और समझाऊं कि अगर कभी आपको रिएक्शन एसिडिक मीडियम के बजाय बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी हो, बेसिक मीडियम में सारे स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जब तक आप हाइड्रोजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास 8 हाइड्रोजन्स थे, राइट बेटा, और यहां पर मेरे पास एक ही हाइड्रोजन था। मैं मानूंगा कि ये 7 H पॉजिटिव मैंने ऐड नहीं किए। अगर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है इन द बेसिक मीडियम, तब जाके आप क्या करेंगे, उसमें रूल याद रखिएगा बेटा, जिस साइड से जितने हाइड्रोजन्स कम होंगे उस साइड से उतने H पॉजिटिव्स नहीं, उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं। क्योंकि मेरे पास रिएक्टेंट साइड से यहां पे 8 हाइड्रोजन्स थे, बार बुझो, मेरे पास रिएक्टेंट साइड से 8 हाइड्रोजन्स थे, प्रोडक्ट साइड से 8 हाइड्रोजन्स थे, रिएक्टेंट साइड से मान लीजिए मेरे पास एक ही H पॉजिटिव। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अदरवाइज आपको पता है कि डाइक्रोमेट की जो भी सारी रिएक्शंस है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत पड़े तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन्स को बैलेंस कैसे किया जाता है किसी भी और इक्वेशन में, राइट। या फिलहाल आपकी, चूंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मैं एज्यूम करूंगा यहां पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस। मैंने सारे ऑक्सीजन वगैरह को बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन की बारी आई है। मेरे पास प्रोडक्ट साइड से 8 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड से तो कोई है नहीं। अब किसी भी इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करते करते जितने हाइड्रोजन्स जिस भी साइड से कम होंगे उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं।
मेरे पास प्रोडक्ट साइड से चार दूने 8 हाइड्रोजन्स हैं, मगर रिएक्टेंट साइड से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जिस साइड से जितने हाइड्रोजन्स कम हैं उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, मतलब मैं यहां से +8 टाइम्स H2O लूंगा। मगर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आपने उस साइड से ऐड कर दिए जिस साइड से हाइड्रोजन कम था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड से, यानी कि जिस साइड से हाइड्रोजन ज्यादा था, उतने ही OH नेगेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। अगर यहां से 8 हाइड्रोजन्स कम थे, यहां से 8 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करिए, मगर ऑन दी ऑपोजिट साइड बेटा, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे वहां पे उतने ही OH नेगेटिव्स आपने ऐड करने हैं बेसिक मीडियम में, जब भी आप बैलेंसिंग की बात करेंगे। और जहां तक न्यूट्रल मीडियम की बात है बेटा, उसमें आपको H पॉजिटिव OH नेगेटिव्स जो हैं वो नॉर्मली खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं। वहां पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं। फाइन, सो दैट वाज अबाउट द balancing of a redox reaction by using the oxidation number method। एक एग्जाम्पल बेटा मैंने आपके सामने रख दी है, एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है एसिडिक मीडियम की, एक एग्जाम्पल जो है बेसिक मीडियम की हम फिलहाल डिस्कस करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स हमें काफी स्पेशल हैं उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको होम टास्क दे रहा हूं। राइट, we are done with one example and I hope that you have understood this completely। I'll be talking about example second for the day। Reaction is this way. This is MnO4 minus, plus we have I negative. It results in the formation of MnO2 manganese dioxide, plus we have I2। मगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेटा बेसिक मीडियम, यानी कि इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। ओके, इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है बेटा, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहां से 4 ऑक्सीजन है, वहां से 2, ये यहां से 1 आयोडीन, वहां पे 2 आयोडीन, दैट मींस ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपने क्या कहा? स्केलेटन इक्वेशन। तो मेरा पहला स्टेप जो है बेटा वो मेरा स्केलेटन इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आई विल फर्स्ट राइट इन द स्टेप नंबर 1 आई विल राइट द स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन यही है, इसको बस दोहराना है। ठीक है बेटा, क्योंकि आप नोटबुक साथ साथ बना रहे हो तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है। जब आप स्केलेटन इक्वेशन लिखोगे आप इसको दोहराओगे। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, स्टेप नंबर 2 में you write the oxidation numbers, isn't that? Yeah, you assign the oxidation numbers and you identify the oxidizing and reducing agents, isn't it? You identify the oxidizing and reducing agents। अब देखिए यहां पे अगर आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दैट्स +7, ऑक्सीजन का आपको पता है दैट्स -2, आयोडीन का यहां पे सीधा चार्ज है -1 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज होगा +4, ऑक्सीजन विल बी -2 एंड आयोडीन जो है ये तो आयोडीन का अपना नेचुरल स्टेट है, एलिमेंटल फॉर्म है बेटा, तो वहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। राइट, अब खुद देखिए यहां पे मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, दैट मींस बेटा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, सो दिस इज माय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन यहां पे -1 में था, वहां पे आयोडीन बेटा 0 में है, सो -1 से 0 मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, सो दिस इज माय रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, उसके बाद आप तीसरे स्टेप पे जाएंगे, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, balance the number of electrons। balance the number of electrons means equate the number of electrons lost and gained। right, कितने लूज हुए कितने गेन हुए उसको बराबर करना है। अब देखो ना, इसका एक पार्टिकल जो MnO4 माइनस का है वो +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, मैं यहां पे इक्वेशन को दोहरा रहा हूं। सो MnO4 माइनस प्लस वी हैव I नेगेटिव, इट वाज गेटिंग कन्वर्टेड टू MnO2 प्लस वी हैव गॉट I2। ठीक है, तो यहां पे मैंगनीज +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। और आयोडीन -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इजंट दैट? अब चूंकि इसका एक पार्टिकल 3 गेन कर रहा है, इसका एक पार्टिकल सिर्फ 1 लूज कर रहा है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड को बैलेंस करने के लिए इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इजंट दैट? जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3I नेगेटिव आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। फाइन, सो नाउ इट विल बी गिविंग यू 3 into 1, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इज ऑलरेडी देयर, सो नाउ यू हैव बैलेंस्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड। ओके,
इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद आप स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। क्या करते हैं बेटा स्टेप नंबर 4 पे? आप पहले उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। सो यू कैन से शॉर्ट स्टेप में लिखना है बेटा, बैलेंस एटम्स undergoing change in oxidation number, right? Balance the atoms undergoing change in oxidation number। जरा इनको बेटा बैलेंस करेंगे हम। अब किस किस का चेंज हो रहा है? मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है तो मैंगनीज का चेंज हो रहा है। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है तो आयोडीन चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो हम पहले मैंगनीज और आयोडीन के एटम्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है? अब मैं फिर से इक्वेशन को लिख रहा हूं बेटा। ये मेरे पास है MnO4- प्लस वी हैव गॉट 3 times I नेगेटिव। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस वी हैव गॉट I2 एज वेल। अब मैंगनीज मेरे पास यहां से एक ही है तो यहां से भी हमारे पास एक ही मैंगनीज है, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहां पे 3 आयोडीन है मगर यहां पे 2 आयोडीन है, इसको 3 बनाने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इजंट दैट? क्योंकि ये 2 और ये 2 आपका कैंसल आउट होके आपको 3 आयोडीन देगा ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल। मगर याद रखें बेटा, जब आपने इतना किया हुआ है कि आपने देखा कि इसमें अब कोएफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शनल आ गया, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल आ गया। जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप डिजाइन करते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए बेटा कि उसमें कोई भी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हो बेटा? उसमें कोई भी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो नहीं आना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट ना हो तो ये नीचे वाला 2 जो है ये खत्म करना पड़ेगा, और ये 2 खत्म करने के लिए आपको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉट टू दिस टर्म ओनली बट टू द थ्रू आउट द इक्वेशन। ये रूल है आपके पास। अगर आपका फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट आ गया, वो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट यहीं पे बेटा खत्म करिएगा, और उस फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट को खत्म करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। या फिर अगर आप इस वक्त कंटिन्यू करना चाहें द बैलेंसिंग सेम वे, रहने दीजिए, आपका फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट आ गया, फिर लास्ट पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपकी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, आपने चार्जेस को भी देखा कि वो इक्वेट हो गई, लास्ट पे भी आप इस फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट को बेटा खत्म कर सकते हैं। चलिए वही कर देते हैं, हम इसको लास्ट पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेटर ये रहेगा कि इसी वक्त आप इसका काम जो है वो खत्म करें। तो मेरे पास यहां पे जो है 3/2 टाइम्स I2 को उसका 2 खत्म करने के लिए मुझे थ्रू आउट बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा? दिस इज ट्वाइस MnO4- 2 3R, ये बनेगा 6 times I नेगेटिव। ये आपके पास आएगा बेटा ट्वाइस मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 2 into 3/2, राइट? 2 into 3/2, ये 2 आपका कैंसल आउट हुआ, ये आपके पास आएगा 3 times I2। सो अब जाके मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के साथ साथ बेटा उन एटम्स को बैलेंस कर दिया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, दे वर मैंगनीज एंड ऑक्सीजन। नाउ यू हैड 2 मैंगनीज जिनका चेंज हुआ, यहां से भी 2 मैंगनीज है। यू हैड 6 आयोडीन जिनका चेंज हुआ, 3 times I2 मीन 6 आयोडीन जिनका चेंज हो चुका है। और आपको पता है कि मैंगनीज और आयोडीन को बैलेंस करने के बाद आप उन एटम्स की बैलेंसिंग की बात करेंगे बेटा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, बट दे शुड बी अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर से आप इसमें देखिए, इसमें तो सिर्फ अब आपके पास ऑक्सीजन ही बचा है, हाइड्रोजन भी तो कहीं नहीं है, बाकी तो कोई एलिमेंट है नहीं, राइट? तो दैट मीन्स वो वाला स्टेप जो है फिर से यहां पे स्किप होगा, हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे बेटा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की सोचेंगे। अब ऑक्सीजन देखिए मेरे पास यहां पे रिएक्टेंट साइड से 2 4 और 8 ऑक्सीजन हैं, एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड देखिए 2 2 और 4 ऑक्सीजन हैं। चाहे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो या बेसिक मीडियम में बैलेंस हो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका एक ही है। जिस साइड से जितने ऑक्सीजन कम, उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ऐड करने हैं। इस साइड से 8 ऑक्सीजन, इस साइड से 4 ऑक्सीजन, यहां से 4 ऑक्सीजन कम है, तो इनको बैलेंस करने के लिए बेटा मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा। ऑन विच साइड? ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी, मेरा यहां पे स्टेप का नाम रहेगा, आई थिंक स्टेप नंबर 5 इट विल बी, स्टेप का नाम रहेगा बेटा बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम्स, राइट? ये आपके पास बेटा स्टेप का नाम रहा। सो दिस इज ट्वाइस MnO4- प्लस वी हैव 6 times I नेगेटिव, ठीक है, गिविंग मी ट्वाइस MnO2 प्लस वी हैव 3 times I2 प्लस वी हैव, इस साइड से 4 ऑक्सीजन कम थे, इट शुड बी 4 times H2O। हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फाइनली हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की बात आती है। सो आई विल बी राइटिंग बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स,
ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स की जब आप बैलेंसिंग की बात करोगे बेटा, आप खुद देखिए मेरे पास प्रोडक्ट साइड से 4 2 और 8 हाइड्रोजन्स हैं, मगर रिएक्टेंट साइड से तो कोई हाइड्रोजन है नहीं। अब मैंने बेसिक मीडियम में रूल क्या कहा, जिस साइड से जितने हाइड्रोजन्स कम है उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। यहां से 8 हाइड्रोजन्स कम है तो यहां से 8 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करिए। इट इज ट्वाइस MnO4 माइनस, प्लस वी हैव 6 टाइम्स I नेगेटिव, प्लस वी हैव, आपने 8 वाटर मॉलिक्यूल यहां से ऐड करने हैं क्योंकि 8 हाइड्रोजन्स कम थे। जिस साइड से जितने हाइड्रोजन कम बेसिक मीडियम में उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स। देन वी हैव twice MnO2 plus we have 3 times I2 plus we have 4 times H2O plus we have 8 times OH negative। क्योंकि जिस साइड से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड से उतने ही OH नेगेटिव्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये भी तो स्टेप आपका हो गया, तो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो चुका होगा। वो देखिए ना, आपके पास यहां से 8 2 और 16 हाइड्रोजन्स हैं। अब यहां से 4 2 और 8 ये आ गए और 8 ये आपके पास आ गए, तो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास देखिए 4 2 और 8 यहां से थे और 8 यहां से हो गए 16, तो यहां से आ गए थे 4, यहां से आगे 4 हो गए 8 और 8 यहां से आगे वो भी तो हो गए 16। सो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। मैंगनीज आयोडीन तो पहले हम बैलेंस कर चुके थे। अब इनकी बैलेंसिंग के बाद आप क्या करेंगे बेटा, आपका बैलेंसिंग तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप क्रॉस चेक करोगे क्या मेरी इक्वेशन सही बैलेंस हुई है कि नहीं। और सही बैलेंसिंग के लिए कंडीशन क्या है, नेट चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड। लेट्स काउंट द चार्जेस हियर। 2 MnO4 माइनस पे 2 नेगेटिव है, 6 I नेगेटिव पे 6 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव बन गया 8 नेगेटिव। ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, इन पे तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन 8 OH नेगेटिव पे 8 नेगेटिव चार्ज है। सो दैट वे प्रोडक्ट साइड से भी 8 नेगेटिव चार्ज, रिएक्टेंट साइड से भी 8 नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं बेटा बहुत आराम से कि यहां पे चार्जेस जो हैं वो भी पहले से ही बैलेंस हो चुकी हैं। चार्जेस जो हैं वो भी पहले से ही एक दूसरे के बराबर हैं ऑन द रिएक्टेंट एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। दैट मींस आपकी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बैलेंस हो चुकी है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज माय एग्जांपल 2। एक मैंने एसिडिक मीडियम की दिखाई, एक मैंने बेसिक मीडियम की दिखाई, ठीक है। उसके बाद बेटा एक और स्पेशल केस में दे रहा हूं लास्ट पे। as we finish I'll be giving you some examples to solve back home। तीसरा केस में दे रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई आयनिक कंपाउंड्स, यू नो आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, राइट। आपको कोई आयनिक कंपाउंड्स की एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी जाती है और उसमें आपके पास बेटा उसकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इस यहां तक जो हमने 2 एग्जांपल्स ली उसमें दोनों में आयंस इन्वॉल्व थे। एक आपके पास बेटा डाइक्रोमेट वाली थी, उसमें भी Cr2O7 2 नेगेटिव आयन इन्वॉल्व था। दूसरा आपके पास MnO4 माइनस की थी, उसमें भी आपका आयन ही इन्वॉल्व था। अब जाके मैं न्यूट्रल रिएक्शंस की बात करूंगा बेटा, जहां पे कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज इन्वॉल्व ना हो, राइट। अब ऐसे केसेस में हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसमें प्लीज आप याद रखिएगा। आई विल बी टेकिंग वन एग्जांपल हियर, ठीक है। एग्जांपल इज दिस वे। मैं MnO4 माइनस के बजाय KMnO4 ले रहा हूं, ठीक। इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं बेटा ऑक्सैलिक एसिड के साथ, H2C2O4 के साथ, ठीक है। in presence of H2SO4, in presence of H2SO4, right, it results in the formation of manganese sulfate MnSO4 plus we have got carbon dioxide, ठीक है, and plus we have got potassium sulfate as well। ये हमारे पास बेटा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको आप स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे, और इस इक्वेशन को बेटा बैलेंस करने की जरूरत है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास ये आयनिक, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में इक्वेशन दी है, इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे इनटू द आयनिक फॉर्म। मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे इनटू द आयनिक फॉर्म। अब बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म की इक्वेशन दी जाए, आयनिक कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड्स की नहीं, कोवलेंट कंपाउंड को तो आप बेटा आयनिक फॉर्म में ला ही नहीं सकते। जो भी आयनिक फॉर्म्स में आ सकते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, तो उनको आपने बेटा आयनिक फॉर्म में लेने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जो KMnO4 आपके पास है ये किस किस का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ K पॉजिटिव एंड MnO4 माइनस आयन। और K पॉजिटिव और MnO4 माइनस में से कौन सी स्पीशीज रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है? दैट इज MnO4 माइनस, राइट। सो आयनिक फॉर्म में क्या करेंगे हम बेटा,
हम सिर्फ इसका MnO4 माइनस लेंगे, ना कि K पॉजिटिव, बिकॉज K पॉजिटिव कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता. इचुएट K पॉजिटिव, इचुएट बेटा पोटेशियम आसा K पॉजिटिव, तो इसने इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. इसका सिर्फ वो वाला हिस्सा लिखना है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना. सो यहां पे मैंगनीज आपका +7 में था, यहां पे मैंगनीज आपका +2 में है, क्योंकि आपको पता है सल्फेट पे ग्रुप चार्ज होता है -2, उसकी वजह से मैंगनीज पे चार्ज आएगा +2, ठीक है ना. लाइकवाइज ये कंपाउंड आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा दैट्स +4, राइट. तो ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मगर जो ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है ये फिर से बेटा आयनिक फॉर्म में आता है इन द सॉल्यूशन फेज, और ये कंपाउंड जो है मैं आपको अलग से दिखाऊं, जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, इट आयोनाइजेस टू गिव ट्वाइस H पॉजिटिव एंड C2O4 2 नेगेटिव. और इसका जो ये H पॉजिटिव वाला पार्ट है इट रिमेन्स एज H पॉजिटिव ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल, मगर जो आपके पास इसमें रिएक्टिंग पार्ट होता है बेटा दैट इज C2O4 2 माइनस. सो अगेन यहां पे जो दो आयंस आपके प्रोड्यूस हुए H पॉजिटिव एंड C2O4 2 नेगेटिव, जो पार्ट रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है दैट इज दिस वन, क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन का ही तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है. तो आपको अगर कोई कंपाउंड आयनिक फॉर्म में आ रहा है तो आपने उस कैटाइन और एनाइन में से वो वाला फॉर्म रिडॉक्स के लिए कंसीडर करना है, बैलेंसिंग के लिए कंसीडर करना है जिस फॉर्म में आपके एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है. क्योंकि H पॉजिटिव यहां पे आपके पास प्रोड्यूस हुए और आपके पास ऑक्सलेट आयंस प्रोड्यूस हुए, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है जिसका चेंज हो रहा है, तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लिखूंगा, दैट मींस ऑक्सैलिक पार्ट C2O4 2 नेगेटिव, राइट, C2O4 2 नेगेटिव. देन ये जो H2SO4 है बेटा, इसमें हाइड्रोजन फिर से है पॉजिटिव, SO4 पे ग्रुप चार्ज है -2, ये यहां पर भी है एज SO4 2 माइनस, ये यहां पर भी है एज SO4 2 माइनस. सो ना ही H पॉजिटिव पे कोई फर्क पड़ा, ना ही H2SO4 पे कोई फर्क पड़ा. सो जो कंपोनेंट रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है इन द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म. तो दैट मींस हमारा रिएक्टेंट साइड खत्म हो गया, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, ठीक है. यहां से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, यहां से मैंने बेटा इसको ड्रॉप कर दिया था, ठीक है ना. अब जाके प्रोडक्ट साइड से देखते हैं क्या क्या लिखना है. इसमें कैटाइनिक पार्ट भी है, एनाइनिक पार्ट भी है. एनाइनिक पार्ट कौन सा है? SO4 2 नेगेटिव. कैटाइनिक पार्ट है मैंगनीज 2 पॉजिटिव. क्योंकि मैंगनीज 2 पॉजिटिव रिडॉक्स रिएक्शन के बाद बन चुका है, सल्फेट यहां भी सल्फेट ही था, यहां भी सल्फेट ही है, तो क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट जो है इस आयनिक कंपाउंड का, ये प्रोडक्ट साइड से हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बेटा मैंगनीज 2 पॉजिटिव वाला पार्ट लिखेंगे. दिस इज मैंगनीज 2 पॉजिटिव. और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपका कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कोवलेंट कंपाउंड है, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो आयंस वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, उनको एज सच लिखना पड़ेगा. एंड अगेन K पॉजिटिव, यहां से भी K पॉजिटिव था, SO4 2 नेगेटिव, यहां से भी SO4 2 नेगेटिव था, तो SO4 2 नेगेटिव जो है इसको आपने कंसीडर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ. ये जो सारे आयंस होते हैं बेटा, ये सारे आयंस K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये जो सारे आयंस होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में कंपाउंड्स के साथ मौजूद तो होते हैं मगर रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं हो जाते, इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे आयंस को बेटा कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस. क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयंस. मतलब जैसे तमाशा देखते हैं ना, जैसे स्पेक्टेटर्स बोलते हैं किसी फुटबॉल स्टेडियम में या क्रिकेट स्टेडियम में, जो स्पेक्टेटर्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ प्लेयर्स को तमाशा देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है. लाइकवाइज यहां पे ये जो आपका K पॉजिटिव है, ये जो आपका H पॉजिटिव है, ये जो आपका SO4 2 नेगेटिव है, दे आर जस्ट वॉचिंग द रिएक्शन बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. दे आर जस्ट वॉचिंग, दिस इज बीइंग फॉर्मड, दिस इज बीइंग फॉर्मड. वो जो खुद होते हैं बेटा कहीं पर भी कोई भी इनका इन्वॉल्वमेंट रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं होता. इसीलिए जब भी हम इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग करेंगे जहां पे आपके पास बेटा आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लीज रिमेंबर आप जब भी इनकी बैलेंसिंग करेंगे अपनी बैलेंसिंग बहुत आसान बनाने के लिए आपने इसको पहले आयनिक फॉर्म में लाना पड़ेगा. और आयनिक फॉर्म में लाने के लिए तमाम के तमाम स्पेक्टेटर आयंस को ड्रॉप करना पड़ेगा जिनके ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता.
तो वो चीज करने के बाद बेटा मेरे पास अब ये वाली इक्वेशन जो है, ये स्केलेटन इक्वेशन आ चुकी है। अब इस स्केलेटन इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो आयनिक फॉर्म लेने के बाद मेरे पास बेटा स्टेप नंबर 2, आयनिक फॉर्म पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 2 इस बारी मेरे पास बनेगा स्केलेटन इक्वेशन। क्या है स्केलेटन इक्वेशन? इज MnO4 minus, right? Plus we have got C2O4 2 minus, right? Plus we have got sorry, it is resulting in the formation of manganese 2 positive, plus we have carbon dioxide. अब जाके बैलेंसिंग करेंगे, एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। क्यों आप कैसे कहेंगे एसिडिक मीडियम की बात हो रही है? क्योंकि आप वापस जाइए बेटा अपनी स्लाइड पे, आप देखिए यहां पे H2SO4 इन्वॉल्व था। H2SO4 इज एन एसिड जो कि वहां पे रिएक्शन में खुद तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, मगर इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ H पॉजिटिव आइंस प्रोवाइड करता है, ये वहां पे एसिडिक मीडियम बना लेता है। तो रिएक्शन जो आपकी कैरी आउट हो चुकी है, दैट हैज बीन कैरिड आउट इन द एसिडिक मीडियम। फाइन, लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड। तो ये अब हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन होगी बेटा। अब इसमें आपका स्टेप नंबर 3, स्केलेटन इक्वेशन लेने के बाद आप वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करते हैं, किस एटम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, वो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख दें। मैंगनीज का +7, ऑक्सीजन का -2। अब आप ये कहेंगे सर ऑक्सीजन का भी तो चेंज नहीं हुआ था, इसको आपने बाहर क्यों नहीं निकाला? बिकॉज ऑक्सीजन और मैंगनीज जो होते हैं बेटा, उनका आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड चुन ब्रेक गसान सोल्यूशन मज क्या, यहां पे O2 नेगेटिव रिलीज नहीं होता, राइट। सो जो एटम्स कोवलेंटली बाउंड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ बाउंड होते हैं, उन एटम्स को आप निकाल नहीं सकते हो। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां पे आपका ऑक्सीजन जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सिलेट में कार्बन का होता था +3, ऑक्सीजन का होता है -2, मैंगनीज +2 तो सीधा +2, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आ गया +4 एंड ऑक्सीजन कंटिन्यूज टू बी -2। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने के बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड और रिड्यूसिंग एजेंट्स। फाइन बेटा, अब MnO4 माइनस में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 में जा रहा है, यानी कि इसकी रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। सो दिस माय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे कार्बन +3 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, तो दिस हैज बिहेव्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है। फाइन, अब जाके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद मैं स्टेप नंबर 4 पे जाऊंगा, ठीक है। आप ये वाली इक्वेशन रिपीट करेंगे, यहां पे जो मैंने ऊपर चेंजेस लाई वो आप यहां पे रिपीट करोगे अपनी नोटबुक पे। आगे चलेंगे बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होता है? यू जस्ट हैव टू इक्वेट the number of electrons lost and the number of electrons gained. Okay, number of electrons lost and the number of electrons gained. जब आप यहां पे electrons lost और gained को बेटा बैलेंस करोगे, so electrons lost that is MnO4 माइनस का एक पार्टिकल जो है +7 से +2 में कन्वर्ट होते होते 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। सो आई विल राइट इट दिस वे, दिस इज MnO4 माइनस, राइट, और इसका हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। दिस इज C2O4 2 माइनस, इसका हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। जरा मुझे बताइए कैसे? बिकॉज इसमें 2 कार्बन आपके पास थे, एक कार्बन भी +3 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, दूसरा कार्बन भी +3 से +4 में कन्वर्ट हुआ है। सो दैट वे आपके पास बेटा 2 कार्बन एटम्स जो ऑक्सिलेट मॉलिक्यूल के हैं, वो +3 से +4 +3 से +4 में जाते जाते 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज करेंगे। इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो चुका है, राइट। देन on the product side we have got manganese 2 positive plus we have got CO2। अब जरा यहां पे बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि एक पार्टिकल जो MnO4 माइनस का है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और एक पार्टिकल जो ऑक्सिलेट का है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन तो बराबर होने चाहिए। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, 5 तो भी नहीं देगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 5 तो तब भी नहीं हुए। जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिले, किसी एक स्पीशीज को किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे हमेशा बेटा इन नंबर्स से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया करें। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस बेटा आपका ये 2 जो है इससे इसको मल्टीप्लाई करें, आपका ये 5 जो है इससे इसको मल्टीप्लाई किया करें। उससे क्या होगा, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इवन ट्वाइस MnO4 माइनस, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इवन 5 टाइम्स C2O4 2 माइनस। ठीक है बेटा,
सो ट्वाइस MnO4 माइनस में मैंने क्या कर दिया, चूंकि एक MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था, सो 2 MnO4 माइनस कितने करेंगे, सो दिस इज नाउ 10 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसी तरह से एक ऑक्सिलेट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, सो 5 ऑक्सिलेट कितने करेंगे, ऑब्वियसली बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, दिस इज नाउ 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब जाके आप देख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया है, राइट। आपका प्रोडक्ट साइड अभी भी क्या है, दैट इज मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस वी हैव गॉट CO2। I hope you got my point. That's manganese 2 positive and we have got carbon dioxide as well. तो अब इस रिएक्शन में अब तक आपने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन जो है बेटा आपने उनको बैलेंस कर दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन को बैलेंस करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप बैलेंस करते हैं उन एटम्स को जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, राइट। बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स का नाम बेटा साथ साथ लिख देना है, बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, अंडरगोइंग चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब कौन कौन से एटम्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, उनको बैलेंस करना है बेटा। सो इट वाज ऑन द रिएक्टेंट साइड ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस वी हैव 5 टाइम्स C2O4 2 माइनस, इट वाज गिविंग मी manganese 2 positive plus we have got CO2 only, right। अब जाके उन एटम्स को बैलेंस करिए जिनका चेंज हुआ है। मैंगनीज का चेंज हो रहा था तो इसके 2 एटम्स यहां पे हैं, सो इट शुड बी ट्वाइस हियर। कार्बन का चेंज हुआ था तो कार्बन के 5 2 और 10 एटम्स है ऑन द रिएक्टेंट साइड, यहां से एक ही है, सो आई विल टेक इट एज 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स लेने की वजह से वो 10 कार्बन हो गए और ये 2 मैंगनीज हो गए, तो मेरे वो वाले एलिमेंट्स के एटम्स बैलेंस हुए जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। इनको चेंज करने के बाद आप क्या करते हैं बेटा, आप उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहले आप उनको लेते हैं बेटा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के हैं। इन दिस आयनिक फॉर्म हमारे पास तो वो है ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम फिलहाल बेटा इसमें कोई भी जो है वो एटम कंसिडर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ठीक। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले। मेरे पास यहां पे 2 4 और 8 ऑक्सीजन हैं और यहां पर 5 4 और 20 हैं, सो 20 प्लस 8 कितने हो गए, 28 ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड से देखिए 10 2 और 20 ऑक्सीजन मेरे पास है, राइट बेटा, 10 2 और 20 ऑक्सीजन मेरे पास हैं। क्योंकि यहां से मेरे पास 20 ऑक्सीजन मौजूद है बेटा, सो दिस इज 20 ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। व्हाट डू यू से नाउ, 20 oxygens on the product side, fine beta, 28 oxygens on the reactant side, my product side is deficient in 8 oxygens। जितने ऑक्सीजन जिस साइड से कम होते हैं वहां पे उनको बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ता है, राइट। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस वी हैव 5 times C2O4 2 minus, it results in the formation of twice manganese 2 positive plus we have 10 times CO2 plus we have, यहां से 8 ऑक्सीजन कम थे, so I shall be writing 8 times H2O। हो गया। उसके बाद बेटा चूंकि अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की बारी आ रही है, सो यह हमारे पास है 8 2 और 16 हाइड्रोजन्स। यहां से तो मेरे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम की बात हो रही थी, क्योंकि H2SO4 मौजूद था, तो प्रोडक्ट साइड से 16 हाइड्रोजन्स है और मेरे पास रिएक्टेंट साइड से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां से 0 हाइड्रोजन्स मेरे पास मौजूद है। तो इस साइड से हाइड्रोजन बराबर करने के लिए उतने ही H पॉजिटिव्स को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम कैरिंग आउट द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, राइट बेटा, I am carrying out the reaction in acidic medium, fine। So I'll be adding this way, this is twice MnO4 minus plus we have 5 times C2O4 2 minus plus we have 16 times H positive, it results in the formation of twice manganese 2 positive plus we have 10 times CO2 plus we have 8 times H2O, ठीक है। तो अब अगर आपको ये देखना है बेटा, चूंकि आपने हाइड्रोजन तक भी अब बैलेंस कर दिया, अगर आपने देखना है कि मैंने सही किया कि गलत किया, सो नेट चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड। जरा रिएक्टेंट साइड से चार्ज देखिए, ये 2 MnO4 माइनस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है।
5 ऑक्जेलेट पे आपके पास बेटा 10 नेगेटिव आ गया। सो 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव हो गए 12। 16 H पॉजिटिव पे 16 पॉजिटिव चार्ज है, 16 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव में से आपके पास नेट बचा बेटा 4 पॉजिटिव चार्ज, राइट। 4 H पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं ये कहूं आपके पास नेट बचा 4 पॉजिटिव चार्ज। प्रोडक्ट साइड से देखिए 2 मैंगनीज पे आपके पास बेटा 4 पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, इजंट दैट। सो यहां पर अब आपके पास चूंकि चार्ज भी बराबर बराबर हो चुका है, दैट मींस बेटा मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है। मगर पॉइंट इज कि ये जो आपके पास इक्वेशन दी थी ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी थी बेटा, हमें वापस उसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाके इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस फॉर्म में जाने के लिए क्या करना है, जो जो MnO4 माइनस के साथ अपना आयन है वो अपना आयन उसको दे दो, ठीक है। मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं, जिसके साथ जो भी आयन है वो उसको दे दो। सो दिस वाज ट्वाइस MnO4 माइनस, मगर इसके साथ अपना आयन था पोटेशियम, तो वो पोटेशियम दे दो इबन KMnO4, ठीक है। ये आपके पास ऑक्सिलेट था, इसके अपने आयन जो थे वो H पॉजिटिव थे, ठीक है, थे कि नहीं बेटा, इसके अपने आयन H पॉजिटिव थे। तो मेरे पास 5 ऑक्सिलेट हैं और एक एक ऑक्सिलेट का 2 नेगेटिव जो है उसको 2 H पॉजिटिव चाहिए। तो 5 ऑक्सिलेट को कितना चाहिए बेटा, 10 H पॉजिटिव। सो वो 10 H पॉजिटिव इन 5 ऑक्सिलेट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 5 टाइम्स H2C2O4। अब जो 16 H पॉजिटिव आपके पास थे, 16 H पॉजिटिव में से आपने 10 H पॉजिटिव इसको दे दिए, वहां पे कितने H पॉजिटिव बचे बेटा, सिर्फ 6 H पॉजिटिव्स बचे। और वो जो H पॉजिटिव्स आपके पास थे वो असल में H2SO4 के फॉर्म में अवेलेबल थे, और 2 H पॉजिटिव्स एक H2SO4 बनाते हैं। सो आपके पास जो 6 H पॉजिटिव बचे हैं बेटा वो आपके पास बनाएंगे 3 टाइम्स H2SO4, राइट। बात बहुत सिंपल है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद इसको वापस न्यूट्रल फॉर्म में लाने के लिए, इसको वापस साल्ट फॉर्म में लाने के लिए मैंने बेटा उनके अपने स्पेक्टेटर आयन वापस दे दिए। सो ट्वाइस MnO4 माइनस में MnO4 माइनस असल में KMnO4 के फॉर्म में था। सो एक MnO4 माइनस को एक K पॉजिटिव दिया, तो 2 को बेटा मुझे 2 K पॉजिटिव देने पड़ेंगे। इसी तरह से एक ऑक्सिलेट जो है उसको 2 H पॉजिटिव साथ होते थे, अब 5 ऑक्सिलेट को 10 H पॉजिटिव देने पड़ेंगे। तो 16 में से 10 H पॉजिटिव मैंने उसको दे दिए, वहां पे बचे 6 H पॉजिटिव। अब चूंकि आपका रिएक्टेंट H2SO4 भी था कि नहीं बेटा, सो दैट मीन जो बाकी H पॉजिटिव आपके पास था वो असल में H2SO4 से आया था। क्योंकि 2 H पॉजिटिव एक एक H2SO4 बनाते हैं, सो 6 H पॉजिटिव्स बेटा 3 H2SO4 बनाएंगे, आपका ये भी हो गया। उसके बाद मेरा ये प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, राइट, इट गिव्स मी, आराम से समझना। ये जो मैंगनीज आपके पास था 2+ किस फॉर्म में था, मैंगनीज सल्फेट के फॉर्म में था, तो इसको अपना सल्फेट दे दीजिएगा, ये आपका मैंगनीज सल्फेट हो गया, ठीक है। देन वी आर प्लस 10 टाइम्स CO2, देन वी आर प्लस 8 टाइम्स H2O। अब देखते हैं कि कुछ और तो नहीं बचा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये 2 पोटेशियम रिएक्टेंट साइड से हैं, मगर प्रोडक्ट साइड से तो अभी आए नहीं। अब ये जो 2 पोटेशियम है बेटा, ये किस फॉर्म में थे, पोटेशियम सल्फेट के फॉर्म में थे, तो ये 2 पोटेशियम को मैं K2SO4 के फॉर्म में ले रहा हूं। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। अब जाके आप आराम से बैठ के यहां पे एटम्स की बैलेंसिंग की बात करिए, यू विल फाइंड कि आपके सारे के सारे एटम्स जो होंगे बेटा दे विल बी बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर, आपके सारे के सारे एटम्स बैलेंस्ड होंगे। मैं 2 एग्जांपल्स आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, प्लीज आप घर जाके उनको सॉल्व करिएगा। आई विल बी हैविंग कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर यू, यू विल सॉल्व दिस वन। KMnO4 प्लस वी हैव सोडियम सल्फाइट Na2SO3, इसमें स्पेक्टेटर आयन होगा Na पॉजिटिव, इसमें स्पेक्टेटर आयन होगा K पॉजिटिव, प्लस वी हैव H2SO4, इसके दोनों आयन स्पेक्टेटर आयन्स बनेंगे। ये आपको दे रहा है बेटा मैंगनीज सल्फेट MnSO4, प्लस ये आपको दे रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, प्लस ये आपको दे रहा है बेटा पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, और इसको आपने बेटा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्योंकि यहां पे एसिड इन्वॉल्व है, तो मैं तब भी बाय द वे लिख देता हूं कि इसको आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करोगे। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी आप प्लीज सॉल्व करिएगा। ये होम टास्क नंबर 1, होम टास्क नंबर 2, इट इज chromium hydroxide plus we have IO3 negative, it results in the formation of I negative, plus we have CrO4 2 minus। इसको आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे, ठीक है, इसको आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे। हमारे पास 2 एग्जांपल्स और बची हैं डिस्प्रपोर्शनेशन की,
और जहाँ पे बेटा आपके पास एक और स्पेशल केस भी है, उसके बारे में इंशाल्लाह कल बात। सब छोड़ था कैरी ऑन। ओके, इट्स डन, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह कल।